किसी देश में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन में सुधार उस देश में उसके भविष्य का मजबूत आधार होता है। अब ऐसे में किसी देश में अगर बाल मृत्यु दर में कमी आती है तो यह संकेतक होती है उस देश के स्वास्थ्य सेवाओं में, उस देश की नीतियों में, सामाजिक प्रयासों में सफलता की ओर बढ़ने की ओर। अब ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और उस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया है कि भारत में बाल मृत्यु दर में एक ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे, साथ ही यह भी समझेंगे कि भारत के द्वारा वो कौन सी पहलें की गई हैं जिसकी तरफ इस रिपोर्ट में इशारा किया गया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करते हैं इस बिंदु के ऊपर कि यूएन रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि भारत बना उदाहरण। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं कि खबर क्या है, ये चर्चा में क्यों है, इसको भी जानेंगे। तो इसका कारण यही है कि भारत को एक एग्जाम्पलर कंट्री के रूप में अर्थात एक उदाहरणीय देश के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। इसके अलावा देखेंगे कि भारत के साथ साथ वो कौन अन्य देशों की प्रशंसा की गई है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बाल मृत्यु दर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कहते किसे हैं और जो रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली संस्था है उसका नाम भी जानेंगे, उसके बारे में भी कुछ मूलभूत तथ्य होंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में क्या वो मुख्य बातें कही गई हैं और किन बातों की ओर इशारा किया गया है, भारत के किन कदमों को सराहा गया है जिसकी वजह से ये एक ऐतिहासिक सफलता मिलती हुई नजर आती है, इसको भी देखेंगे। और सरकार के इसमें क्या प्रमुख प्रयास रहे हैं उसको देखने के साथ साथ अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़कर इस खंड को आप देख सकते हैं। अब देखिए, कोई भी देश अगर वहां पर बाल मृत्यु दर में कमी आ रही है, इसका मतलब कि वहां का रणनीतिक निवेश बेहतर है, वहां की जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो नीतियां हैं वो बेहतर हैं और वहां पर स्वास्थ्य सुधारों की स्थिति बेहतर हो रही है। ये इशारा करता है साफ साफ बाल मृत्यु दर में गिरावट। तो इस लिहाज से किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में उछाल आता है तो वो खुशी की बात होती है उस देश के प्रगति के लिहाज से। अब देखिए, इसी न्यूज के आलोक में बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है वो की गई है UNIGME के द्वारा, अर्थात संयुक्त राष्ट्र की इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन के द्वारा। अब भारत को इसमें एग्जाम्पलर अर्थात एक उदाहरणीय देश के रूप में मान्यता दी गई है और भारत को ये कहा गया है कि भाई अब भारत का अनुकरण कीजिए, देखिए कि भारत ने अब कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया है और अपने अंदर सुधार किया है। सन 2000 से लेकर आज तक की स्थिति की तुलना भी इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि किस तरह से भारत इस दिशा में अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके दिशा में बेहतर प्रदर्शन को दर्शाया है। भारत के साथ साथ नेपाल, सेनेगल, घाना और बुरुंडी ये वो देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ कहीं ना कहीं रणनीतिक निवेश को करके अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से, और बाल मृत्यु दर में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है और इनको भी इसी श्रेणी में अर्थात एग्जाम्पलर कंट्री के रूप में यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस जो मुखर्जी नगर था उसकी क्लासेज अब शिफ्ट हो चुकी है नोएडा में और यहाँ पर ISGS फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस का जो ऑफलाइन बैच है उसकी शुरुआत हो रही है। हिंदी माध्यम के बैच की 26 मार्च शाम 6 बजे और इंग्लिश मीडियम के बैच की 8 अप्रैल शाम 6 बजे। 87501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। करोल बाग में जो हिंदी माध्यम का बैच है ISGS फाउंडेशन 21 अप्रैल 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। अब क्या होती है बाल मृत्यु दर, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रिपोर्ट की मुख्य बातों पर आएंगे। तो देखिए, बाल मृत्यु दर की अगर बात करें तो किसी भी देश में जो अंडर 5 अर्थात 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मतलब 1000 जो जीवित जन्म हो रहे हैं उनमें 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे जिनकी मृत्यु हो जा रही है उस दर को जब निकाला जाता है तो उसको बाल मृत्यु दर के रूप में हम जानते हैं। और इसी की एक विशेष श्रेणी होती है जिसको कि शिशु मृत्यु दर कहा जाता है अर्थात इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ये बाल मृत्यु दर का ही एक विशेष प्रकार होता है। इसमें 1000 जीवित जन्म पर जो शिशु होंगे अर्थात जो 1 वर्ष का होने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी जब दर निकाली जाएगी तो उसको शिशु मृत्यु दर कहेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, इनको आप याद रखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे बाल मृत्यु दर की अर्थात प्रति 1000 जीवित जन्म पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मृत्यु की जो दर थी उसमें एक ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। तो इस पर ही आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी, जिसके अंतर्गत भारत को एग्जाम्पलर कंट्री के रूप में एक अनुकरणीय देश के रूप में मान्यता दी गई है। अब इसका महत्व क्या है? तो महत्व यही है कि अगर कहीं पर बाल मृत्यु दर में गिरावट होती है तो यह द्योतक होता है कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो रही है, वहां के लोगों का जो बच्चे हैं वहां पर पोषण स्तर अच्छा है, वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्वच्छता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति
वहां की बेहतर है, ये संकेत इस ओर इशारा करते हैं। किसी भी देश की स्वास्थ्य प्रणाली और जीवन स्तर का आकलन करने के लिए जो बाल मृत्यु दर है वो एक संकेतक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं होगी तो रोगों के जो कटघरे में बच्चे घिरेंगे उनकी मृत्यु दर ज्यादा होगी। तो स्वच्छता से चूंकि बीमारियों का सीधा कनेक्शन होता है, तो ये भी उसका एक पहलू है। तो ये इशारा करता है, इसीलिए देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को जानने के एक संकेतक के रूप में इसको देखते हैं। अब आइए जानते हैं जो UNIGME है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है उसके बारे में कुछ मूलभूत बातें। तो देखिए, इसका गठन वर्ष 2004 में हुआ था और इसका पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। इसका मतलब ही हुआ कि चाइल्ड मोर्टेलिटी के फील्ड में ये एस्टिमेशन का काम करती है, जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करने का काम करती है, और डाटा कलेक्ट करके ये उन चीजों का आकलन करती है और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो मूल रूप से इसका काम क्या है, बाल मृत्यु दर पर डेटा साझा करती है, उस डेटा को कलेक्ट करती है और बाल मृत्यु दर का अनुमान लगाने के जो तरीके हैं उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है इसको बताती है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी उत्तर जीविता लक्ष्यों, मतलब कैसे उनको ज्यादा जीवित रखा जा सकता है, बाल मृत्यु दर को घटाया जा सकता है, उस दिशा में क्या प्रगति रिपोर्ट है किस देश की, उसकी तरफ ये इशारा करती है। और बाल मृत्यु दर का सटीक अनुमान लगाने के लिए किसी देश की क्षमता को मजबूत करने के लिए इस रिपोर्ट का अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। अब UNIGMA का नेतृत्व कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। लेकिन इसके साथ और लोग भी होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, इसमें WHO होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, वर्ल्ड बैंक समूह होता है और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग और जनसंख्या प्रभाग भी शामिल होता है। तो ये इसका एक परिचय हुआ। अब इसी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उस पर हम बात करेंगे और रिपोर्ट की एक एक बात को विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से गिरावट दर्ज की गई है भारत के संदर्भ में, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें जो गिरावट का प्रतिशत है वो 70% है। अगर सन 2000 से लेकर आज तक की तुलना जब हो रही है तो उसमें 70% की कमी देखी गई है। और जो नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही है उसमें भी 61% की गिरावट दर्ज की गई है 2000 की तुलना में। इसमें एक उदाहरण तेलंगाना का आप देख सकते हैं, वहां शिशु मृत्यु दर 39 से घटकर 21 हो गई। और इसके साथ ही बाल मृत्यु दर के साथ ही यह भी इसमें बताया गया कि जो मातृ मृत्यु दर है उसको भी आप देखेंगे तो वो भी 92 से घटकर 43 हो गई। तो भारत सरकार की अब प्रमुख स्वास्थ्य पहलों की यहां पर प्रशंसा की गई है और उसकी तरफ इशारा किया गया है इस रिपोर्ट में। उसको हम देखते हैं, क्योंकि बिना इन पहलों के ये चीज संभव नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि जो विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसकी प्रशंसा की गई है, सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है। अब इसमें क्या होता है, तो प्रति परिवार लगभग $5500 जो है वो एक बीमा के तौर पर लगभग 4.5 लाख रुपए की राशि होती है, वो वार्षिक कवरेज दिया जाता है। अर्थात स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ये एक बड़ा संबल है। इसके अलावा मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया गया है, इससे ये अपेक्षित परिणाम निकले हैं। मातृ और शिशु स्वास्थ्य का मतलब जो गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क, चाहे वो प्रसव की सुविधा हो गई, मतलब बच्चों को जन्म देने के लिए जो निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई, उनके लिए जो दवाएं दी गई, उनके लिए परिवहन जो निःशुल्क किया गया, या इसके लिए जो जांच होती है, या जो आहार लेने के लिए उस समय जो पौष्टिक आहार होते हैं उनको लेने के लिए जो वित्तीय सहायता दी गई है, ये पहले इस अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य ढांचे को जो मजबूत करना, ये एक महत्वपूर्ण बात रही है। इसमें क्या क्या हुआ है, तो देखिए, जो मातृत्व प्रतीक्षा गृह और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र ये खोले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटरनिटी वेटिंग होम्स होते हैं इनकी प्रमुख भूमिका रही है, क्योंकि प्रसव पूर्व जो देखभाल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रसव पूर्व अर्थात बच्चे को जन्म देने से पूर्व अगर देखभाल ठीक से नहीं होगा तो मातृ मृत्यु दर जो है वो बेहतर नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें मातृत्व प्रतीक्षा गृह जो रहे हैं उनकी मैटरनिटी वेटिंग होम्स जो रहे हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और साथ साथ नवजात स्थिरीकरण इकाइयां अर्थात न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसको NBSU कहते हैं। इसके अलावा SNCU की भूमिका रही है, जो गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाइयां होती हैं जिनको सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स कहते हैं, इसकी भी भूमिका रही है। इसके अलावा जो मदर केयर यूनिट्स होती है उसकी भूमिका रही है, और जन्म दोषों की जांच के लिए जो विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं इसकी भूमिका रही है। तो देखिए, इसको एक एक करके समझते हैं। NBSU की अगर बात करें या SNCU की बात करें, ये दोनों ही समय से पूर्व होने वाला जो जन्म होता है वो खतरनाक होता है। ऐसी दशा में क्या होता है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनको भी जरूरत पड़ती है कि एक विशेष केयर यूनिट के पास रखा जाए। तो ये जो दोनों चीजें बनाई गई हैं, चाहे वो आपका न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट हो गया, अगर कोई बच्चे का बहुत समय से पूर्व जन्म होता है तो उसको इस यूनिट के माध्यम से
स्वस्थ रखा जा सकता है तब तक कि जब तक कि वो एक मैच्योर कंडीशन में ना पहुंच जाए। और इसी के अलावा जो गंभीर रूप से बीमार नवजात होता है उसको सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट में रखा जाता है, एसएनसीयू में। तो इसमें ये चूंकि एक नाजुक दौर होता है, तो एनबीएसयू हो या एसएनसीयू हो, इन दोनों यूनिट्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा जो मदर केयर यूनिट होता है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो मदर जिस वक्त गर्भ में बच्चा होता है उसको एक विशेष केयर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर मदर केयर यूनिट्स ने अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा जो अगली बात है, जन्म दोषों की जांच के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। देखिए, जब भी कोई जन्म होता है बच्चे का, तो उस समय प्रारंभिक दौर पर अगर कोई बीमारी छोटी मोटी होती है, चाहे वो सुनने से संबंधित, दृश्य से संबंधित, देखने से संबंधित, उसको अगर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसका निराकरण संभव होता है, लेकिन बाद में होने पर उसका निराकरण संभव नहीं होता है। तो ऐसी दशा में जो जन्म दोषों की जांच के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए, जो बर्थ डिफेक्ट्स स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चले, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं जो नवीन स्वास्थ्य हस्तक्षेप हुए हैं। इसका मतलब जैसे अकाल प्रसव हुआ है, अर्थात प्री टर्म लेबर जो होता है, उसके लिए यहां पर विशेष रूप से इंगित किया गया है। अब क्या होता है अकाल प्रसव? तो देखिए, 37 सप्ताह से पूर्व अगर जन्म होता है बच्चे का, तो ऐसी दशा में क्या होगा, जब प्रसव समय से पूर्व होता है तो बच्चों में जो फेफड़ों का विकास है वो ठीक से नहीं हो पाता है, और ऐसी दशा में उनमें एक विशेष प्रकार का आरडीएस एक सिंड्रोम होता है, अर्थात रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं उसको, वो बीमारी हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, उनको अगर फेफड़ा ही ठीक से विकसित नहीं होगा तो श्वसन संबंधी दिक्कत होगी। तो ऐसी दशा में एक विशेष दवा होती है, एसीएस कहते हैं जिसको जिसको आप यहां देख सकते हैं, एंटी नेटाल कॉर्टिस्टेराइड। इस दवा का उपयोग किया गया जो ऐसी कंडीशन में 37 सप्ताह पूर्व होने वाले जो प्रसव हैं उनमें इस आरडीएस सिंड्रोम जो है इससे रक्षा करने में इस दवा की भूमिका रही है। इसलिए फेफड़ों के कम विकसित अवस्था में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से रक्षा करने में जो ये दवाएं रही हैं, एंटीनेटल कार्टिस्टेराइड, इसने भी काफी हद तक बाल मृत्यु दर को कम करने में योगदान दिया। नवजात देखभाल के लिए सतत सकारात्मक वायुदाब अर्थात सीपीएपी तकनीकी का उपयोग भी इसमें काफी महत्वपूर्ण रहा। सीपीएपी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर। इस तकनीकी से भी काफी हद तक जो बच्चों के श्वसन संबंधी या ऑक्सीजन की कमी होती है उस चीज को ठीक किया जा सका, जिससे कि उनमें इन कारणों से मृत्यु दर को कम किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे जब बच्चे का जन्म होता है तो अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा है या अगर उसको सुनाई के संबंध में कोई समस्या है तो आरओपी स्क्रीनिंग होती है, जिसके माध्यम से नेत्र परीक्षण होता है। उससे अगर प्रारंभ में इसको डिटेक्ट कर लिया गया, या ओएई एक स्क्रीनिंग होती है जिसके माध्यम से श्रवण परीक्षण किया जाता है कि बच्चे को प्रॉपर वे में सुनाई दे रहा है कि नहीं। ये अगर समय से डिटेक्ट हो जाता है तो शुरू में पता चलने पर इसका निराकरण आसान होता है। और ये बात डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि 80% ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि वो चाहे दृष्टि से संबंधित हो अर्थात देखने से संबंधित हो या सुनने से संबंधित हो, अगर उसको हम समय से डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका निराकरण आसान होता है, वो दूर किया जा सकता है। 80% मामले इसमें खत्म किए जा सकते हैं। तो ऐसी दशा में जो श्रवण और दृष्टि की जो उपचार के लिए जो अनुवर्ती कार्यक्रम चलाए गए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा प्रशिक्षित जन्म सहायक, दाइयों और सामुदायिक स्वास्थ्य जो कार्यकर्ताएं हैं उनकी तैनाती। अब देखिए जैसे मिडवाइफ हो गई, इसके अलावा आप देख लेंगे जैसे एसबीएज हो गए अर्थात स्किल बर्थ अटेंडेंट जिनको कहते हैं, आशा कार्यकर्ताएं हो गई, एएनएम हो गई जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं होंगे, इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ साथ आप देखेंगे आशा कार्यकर्ताओं की संख्या भारत में 10 लाख से ज्यादा है। अब इसके अलावा सरकार के द्वारा भी इन्हें अगर देखें आप तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना हो गई, मातृवंदना योजना हो गई या जननी सुरक्षा योजना हो गई, इनके माध्यम से ऐसे जो प्रशिक्षित मिडवाइफ होती हैं या जो प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता होती हैं उनको जो सहायता राशि दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसकी वजह से इनको ये कार्य करने में प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया है वहां तक हमारी पहुंच, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हस्तक्षेप बढ़ता है, जिससे हमको अपेक्षित परिणाम दिखाई देते हैं। इसके अलावा डेटा आधारित पॉलिसी का जो निर्धारण हुआ, डेटा आधारित पॉलिसी का मतलब हमने स्मार्ट कार्ड बनाए मेडिकल के, एआई का इस्तेमाल हम करके डेटा का विश्लेषण आसानी से जल्दी से कर लेते हैं। इसके अलावा हमको एक इंटीग्रेटेड डेटा जब बनता है तो हम डिजिटल निगरानी कर पाते हैं। डेटा सिस्टम को हमने उन्नयन इसका किया, उसमें काम किया। इससे क्या हुआ कि जो चाहे वो माता हो गई या नवजात हो गया या शिशु स्वास्थ्य हो गया, हम उससे संबंधित जितने भी संकेतक है कि उनकी स्थिति बेहतर हो रही है कि खराब हो रही है, उन संकेतकों का हम तेजी से मूल्यांकन कर पाते हैं और उस फील्ड को हम फिल्टर करके उस दिशा में काम कर पाते हैं। तो ये भूमिका डेटा आधारित नीति निर्धारण से भी हुआ। इसके अलावा साक्ष्य आधारित नीतियां, इसका मतलब हमने अगर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद, शोध के बाद हमको जो परिणाम मिले, जो डेटा मिला,
उसका विश्लेषण करने के बाद हमें जो निष्कर्ष मिला, उसके आधार पर फिर हम क्या करते हैं, उस दिशा में हम पॉलिसी बनाते हैं और फिर हम निर्धारित करते हैं कि इस दिशा में हमें काम करना है। तो जो हमारा लक्षित एम होगा, मतलब जिस दिशा में हम कमजोर हैं उस दिशा में हम प्रयास करते हैं, तो इसको बढ़ावा देने से ये परिणाम मिले। इसके अलावा भारत की जो खसरा टीकाकरण में प्रगति है उसकी भी इस रिपोर्ट में प्रशंसा की गई। ये बताया गया कि यहाँ पर जो 2000 में आप देखें भारत में खसरा से होने वाली जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, वो सबसे अधिक थी। 1,89,000 मौतें यहाँ पर होती हैं और केवल 56% बच्चों को ही खसरे का टीका लगा था। वहीं 2023 की स्थिति पर नजर डालिए तो आपको दिखाई देगा कि इस टीकाकरण की दर में 93% की बढ़ोतरी नजर आती है। 56% से बढ़कर ही हो जाता है 93%। वहीं पर खसरा से होने वाली 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों की मृत्यु थी उसमें आपको गिरावट दर्ज जो होती है वो 97% की गिरावट दिखाई देती है। केवल 5200 मौतें यहां पर दिखाई देती हैं। तो ये आंकड़ा भी दिखा रहा है कि किस हद तक यहां पर सफलता प्राप्त हुई है। अब देखिए भारत की कुछ प्रमुख पहलों पर एक नजर डालें तो पोषण अभियान, जो कि मुख्य परीक्षा में आप इनको मेंशन कर सकते हैं, इन सारी स्कीमों को मेंशन कर सकते हैं जिससे कि आपका उत्तर एक संपूर्ण उत्तर बनेगा। तो पोषण अभियान की बात करें, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की बात करें तो 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, इस मिशन में जो सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2 के तहत एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम चलाया जाता है उसका लाभ मिला है। साथ साथ एनीमिया मुक्त भारत अभियान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि विशेष तौर पर जो प्रारंभिक तौर पर जो इन बच्चों का जन्म होता है तो वहां पर जो लौह की कमी, आयरन की कमी होती है, उसकी वजह से काफी समस्याएं आती हैं और कमजोरी की वजह से व्यक्ति कई बीमारियों से घिर जाता है। तो उसमें यह शुरू किया गया 2018 में, जिसमें कि एनीमिया दर को सालाना 1 से 3% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें जो आयरन से युक्त जो फोलिक एसिड होता है उसको दिया जाता है और पोषण ट्रैकर का भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि पोषण का लेवल क्या है, ट्रैकर के माध्यम से ट्रैक करके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का यहाँ नाम लेंगे, जिसमें कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता जो इसलिए दी जाती है कि उनका जो प्रसव है वो सुरक्षित तरीके से हो सके। इसके अलावा उनको पोषण जो है, क्योंकि प्रसव के दौरान या उस ड्यूरेशन में पोषण की आवश्यकता होती है, वो ठीक से मिल सके। तो इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही साथ जो ICDS था, ये 1975 का ही कार्यक्रम है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माताओं के लिए पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं, तो इसका भी इंटीग्रेटेड जो एकीकृत बाल विकास योजना थी, एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके अलावा मिशन शक्ति का भी उल्लेख करेंगे। कैसे? क्योंकि जो मिशन शक्ति है इसके अंतर्गत 2 उप योजनाएं, एक संबल जो कि महिला सुरक्षा के लिए और सामर्थ्य जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए, ये 2 उप योजनाएं थी। इन्होंने भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया। जब जागरूक होंगे तो योजनाओं का लाभ ठीक से लेंगे। साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियां पढ़ेंगी, समझदार होंगी, तो उन्हें खुद पता होगा कि किस स्थिति में पोषण की आवश्यकता है। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम अगर आपात स्थिति में हैं तो हम स्वास्थ्य संबंधी किसी दिक्कत में 181 का लाभ उठा सकते हैं, तो हम स्वास्थ्य सेवाओं तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जहां पर जो पोषण युक्त जो आहार है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिनकी थी वो नहीं पहुंच पा रहा था, उस दिशा में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल है। भोजन को इसने क्या बना दिया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया। तो इसकी भी एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। इसके अलावा ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से स्वस्थ भोजन करना और जीवन शैली का सुधार करना, इन दोनों राहों पर बढ़ने की दिशा में भारत अग्रसर हुआ और उसी का परिणाम यह है कि बाल मृत्यु दर में हमको जो ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है और उसके माध्यम से यूएन की रिपोर्ट में हम एग्जाम्पलर अर्थात उदाहरणीय देश के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने में सक्षम हुए हैं। वो हमारा रणनीतिक निवेश, हमारी नीतियां और हमारे स्वास्थ्य सुधारों की दिशा में बेहतर तरीके से बढ़ने की दिशा में संकेत कर रहा है। लेकिन आवश्यकता है इसमें और काम करने की, क्योंकि अभी आशाएं बहुत हैं, हमारे सामने उम्मीदें बहुत हैं। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को बाल मृत्यु दर में कमी के लिए किस रूप में सराहा है। विकल्प आपके सामने है। अनुकरणीय, औसत प्रदर्शनकर्ता, पिछड़ा देश या स्वास्थ्य सेवा में असफल। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। तो लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।